नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों के लिए लेके आया हूं कला और संस्कृति की एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू की जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसके अंदर या तो प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग एक नई वीडियो डाल रहे हैं। 2022 के हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है। और उसके अंदर आए जितने भी जीके के पेपर हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हों या अन्य किसी परीक्षाओं के हों, उनमें से जीके के पेपर को उठाया गया है और उसमें से कला और संस्कृति के जितने प्रश्न आए हैं उनको अपन उठा दें। ये मुहिम एक स्टार्ट की गई है कला और संस्कृति से, और इसको आगे से आगे जोड़ करके अन्य सब्जेक्ट की ओर भी लेके जाया जाएगा। आज अपने जो बात कर रहे हैं इस क्यू के अंदर, अपने बात करें 5वें नंबर का ये टेस्ट है, 5वां टेस्ट लेकर आए हैं। और इस 5वें टेस्ट को अगर आप देखेंगे तो इस 5वें टेस्ट के अंदर वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप बी की ये परीक्षा का ये वीडियो है। और इसका आयोजन भी 29 जनवरी 2023 को किया गया था। हमने पिछली जो चौथी वीडियो पढ़ी है, चौथी वीडियो जो देखी, उसके अंदर ग्रुप ए का पेपर था और अब की बार ग्रुप बी का है। एक ही दिन में 2 पेपर हुए थे जीके के और एक पेपर को हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज दूसरे पेपर की बारी है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आरपीएससी के जितने पेपर हुए हैं हम उनको क्लियर कर रहे हैं 2022 के जितने भी पेपर, क्योंकि अभी देखिए 2024 चल रहा है, तो 2022 के पेपर्स को भी चेक करेंगे, 2023 के पेपर्स को भी चेक करेंगे। और इन 2 वर्षों के सभी पेपर्स को अगर हम पढ़ जाएंगे और कला और संस्कृति के सभी प्रश्नों को अगर अपन क्लियर कर लेंगे तो फिर मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 से 10 प्रश्न लगभग सेकंड ग्रेड में आएंगे, 3 से 4 प्रश्न लगभग फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, पीटीआई में भी लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं। इन सबको अपने को देखना है। पुस्तकालय विभाग से रिलेटेड जो अभी वैकेंसी आई है उसमें भी ये प्रश्न आएंगे, लगभग पशु परिचर में और सीईटी में सब में ये प्रश्न आने वाले हैं। इन प्रश्नों के क्यू में अपन आज जो पेपर लेके आए हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि वरिष्ठ अध्यापक 2022 के ग्रुप बी का ये पेपर है। और ग्रुप बी के इस पेपर का आयोजन 29 जनवरी 2023 को हुआ था। कुल प्रश्न इसमें 100 आए हैं। मैंने जो इसमें से छांटे हैं, अभी मैंने इन 100 में से जो छटनी की है, जो मुझे लगे कि कला और संस्कृति से संबंधित है, उन प्रश्नों की संख्या है 8। और उन 8 प्रश्नों को अपने आज पढ़ेंगे, आज अध्ययन करेंगे और बिना समय गंवाए फटाफट, क्योंकि बहुत कीमती आपका समय है और इस कीमती समय में हम जितने जल्दी इस पेपर को सोल्व आउट कर सके उतना बढ़िया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है ये। आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि हिंदी में भी दिखेगा प्रश्न आपको और इंग्लिश में भी दिखेगा। दोनों में पढ़ने का प्रयास करूंगा और दोनों के अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या जो है तथ्य निकल करके सामने आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है और पहले प्रश्न में है कि नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए, नागनेची माता का मंदिर जो है ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर में, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, है ना। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं इसको कि नागनेची माता मंदिर इज सिचुएटेड इन जयपुर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। कहाँ पर ये स्थित है ये मंदिर, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसका उत्तर क्या बनेगा। जयपुर ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन आपको थोड़े कंफ्यूज कर रहे होंगे। इन दोनों ऑप्शन को तो अपन काट ही देते हैं कि नागनेची माता का मंदिर तो भाई इन दोनों जगह पे नहीं है। बाड़मेर में भी नागनेची का मंदिर है और जोधपुर में मंदिर है, परंतु समस्या है कि इसका उत्तर क्या माने हम। आरपीएससी ने इसका उत्तर जो माना वो उस पर भी चर्चा करेंगे और अपन को क्या मानना चाहिए, तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, बाड़मेर के अंदर एक गांव है नागना गांव। नागना गांव, बाड़मेर के अंदर एक गांव है नागना गांव और उस नागना गांव में ये मंदिर है। प्राचीन मंदिर की बात करें तो बाड़मेर के नागना गांव में है और आधुनिक मंदिर की बात करें तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर भी ये मंदिर जो है ये स्थित है। ये प्रश्न अगर सही तरीके से देखें तो डिलीट होने वाला प्रश्न है कि भाई बाड़मेर भी ऑप्शन दे रखा है और जोधपुर भी दे रखा है। परंतु अगर हम इसको लेकर आए कि इसको एक सही रूप में, इसकी रूपरेखा को अगर हम तैयार करें तो इसको अपन पढ़ते हैं एक अलग तरीके से। नागनेची माता के बारे में थोड़ा सा वर्णन अपने पढ़ लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर हम क्या माने। नागनेची माता जो है इनको चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है, चक्रेश्वरी माता या चक्रेश्वरी देवी, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि राजस्थान के मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ हैं, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, इनको हम ये मानते हैं कि ये कोई और नहीं, ये महाराष्ट्र वाले राष्ट्रकूट ही हैं।
अगर ये राठौड़ वही हैं जो महाराष्ट्र के और कर्नाटका साइड के वो जो राष्ट्रकूट थे, वही अगर उन्हीं को अगर अपन माने कि वो राठौड़ हैं, और जैसे कि इतिहासकार बता भी रहे हैं, तो वो जो अगर राठौड़ हैं तो वो राठौड़ जब राजस्थान में आते हैं तो अपनी कुल देवी का मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं। जो राष्ट्रकूट थे ना, उन राष्ट्रकूटों की कुल देवी कौन सी थी? चक्रेश्वरी माता। राष्ट्रकूटों की कुल देवी कौन सी थी? चक्रेश्वरी माता थी। अब होता क्या है कि मारवाड़ के अंदर राठौड़ आते हैं। संस्थापक आपको पता है कि इनका संस्थापक कौन है? राव सिंहा है। राव सिंहा ने राठौड़ों की स्थापना की है राजस्थान में। इनका एक वंशज है जिनका नाम है राव दुहड़। राव दुहड़ जी के समय क्या होता है, एक ऋषि हैं जिनका नाम है ऋषि लुम्ब। कहते हैं कि ऋषि लुम्ब जो है वो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति महाराष्ट्र से भी नहीं, कर्नाटक से, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कर्नाटक से लाते हैं। कौन लाते हैं? ऋषि लुम्ब। और कर्नाटक से ये कहाँ पर लाते हैं? नागना गांव में लाते हैं। और नागना गांव कहाँ पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर के नागना गांव में ऋषि लुम्ब इस मूर्ति को लाते हैं। हालांकि कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि स्वयं माता नागनेची जो है उन्होंने सफ़ेद शयन पक्षी का रूप धारण किया था और वो उड़ करके आई थी चक्रेश्वरी माता। नागना गांव में स्थित होने के कारण ही उनका नाम क्या पड़ता है? उनका नाम पड़ा नागनेची। तो देखिए, अगर हम नागनेची माता शब्द बोलते हैं तो भाई इनका मंदिर तो नागना गांव बाड़मेर में ही स्थित होगा। अब समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि नागना गांव में, ये बाड़मेर में नागनेची का माता का मंदिर, ये मूर्ति स्थित करवाई गई ऋषि लुम्ब द्वारा राव दुहड़ जी के समय। अब होता क्या है कि मारवाड़ के एक शासक आते हैं जिनका नाम है राव जोधा, और ये एक दुर्ग बनवाते हैं मेहरानगढ़। अब ये क्या करते हैं कि जो नागना गांव में बाड़मेर में नागनेची माता की जो मूर्ति है, अच्छा, उस मूर्ति की विशेष बात क्या है उस पर अपन चर्चा करते हैं कि वो जो मूर्ति है वो आपको क्या याद रखनी है कि वो मूर्ति जो है वो लकड़ी से बनी हुई है, लकड़ी से, और 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। 18 भुजाएं हैं। वो लकड़ी से बनी 18 भुजाओं वाली जो वो मूर्ति है ना, उसको राव जोधा ले आते हैं, नागना गांव से ले आते हैं और उस मूर्ति को कहां पर स्थापित करते हैं? मेहरानगढ़ में। तो मित्रों, जो नागनेची का प्राचीन मंदिर था वो तो था नागना गांव बाड़मेर में। उस मूर्ति को राव जोधा जी ले आए। राव जोधा जी उसको कहां पर ले आए? मेहरानगढ़ में। तो फिर यहां पर क्या, यहां वर्तमान में इस नागना गांव में कोई मूर्ति नहीं है। नागना गांव में वो जो शिला थी नीचे से निकली हुई जिसके ऊपर मूर्ति स्थापित की गई थी, मूर्ति को तो उठा करके हम मेहरानगढ़ ले आए हैं, राव जोधा ले आए, और वो जो नीचे से शिला निकली हुई थी, पत्थर, अब नागना गांव में वर्तमान में कोई नई मूर्ति स्थापित नहीं की गई। केवल और केवल उस शिला, वो जो जमीन से निकली शिला है, उसी की ही पूजा की जाती है। तो लकड़ी वाली जो मूर्ति थी काष्ठ की बनी हुई 18 भुजाओं वाली, उसको तो कहां पर ले आए? मेहरानगढ़। अब होता क्या है, अगली एक स्टोरी और है इसमें। एक स्टोरी यह है कि राव जोधा जो है उनका एक बेटा है राव बीका, और कहा जाता है कि राव बीका ने अपने भाई राव सूजा के समय जोधपुर पर चढ़ाई कर दी थी, मेहरानगढ़ पर। मेहरानगढ़ का घेरा डाल लिया था। 2 शर्तें थी राव बीका की, 2 चीजें उनको चाहिए थी। राव बीका ने ये कहा, राव सूजा पे आक्रमण या घेरा जो डाला गया उसके पीछे के रीजन 2 बताए गए हैं कि एक तो उनको अपनी कुल देवी नागनेची या चक्रेश्वरी की मूर्ति चाहिए, और दूसरा उनको क्या चाहिए था कि राठौड़ों का राज्य चिन्ह चाहिए। इन 2 डिमांड के लिए जब उन्होंने घेरा डाला तो दोनों के बीच हो गई संधि। राव सूजा और राव बीका के बीच में जो संधि हुई, उस संधि के दौरान चांदी की एक मूर्ति दी गई। उस संधि के दौरान चांदी की एक मूर्ति, नागनेची की चांदी की मूर्ति दी गई, और चांदी की जो मूर्ति है उसको राव बीका अपने साथ ले गए और बीकानेर में स्थापित करवा के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस तरीके से मित्रों, वर्तमान में अगर देखा जाए तो नागनेची के राजस्थान में 3 प्रमुख मंदिर अपन बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं, परंतु 3 मुख्य मंदिर हैं। जो एक है नागना गांव बाड़मेर में, सबसे पहला मंदिर तो आप यही बताइए, नागना गांव बाड़मेर। दूसरा आप बताएंगे मेहरानगढ़ में है ना, और ये मूर्ति राव जोधा लेके आए।
तीसरा आप बता दीजिए कि बीकानेर में है, और ये मूर्ति बीकानेर में कौन लेके आए, राव बीका लेके आए। इस तरीके से तो राजस्थान में नागनेची के 3 मंदिर हैं, परंतु इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। परंतु अगर हम पिछले वाले प्रश्न पे गौर करें, इस प्रश्न पे अगर हम गौर करें तो प्रश्न ये कह रहा है कि नागनेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो नागनेची माता का प्राचीन मंदिर तो मैं बता रहा हूँ बाड़मेर में है, और वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो ये मंदिर कहाँ पर है, मेहरानगढ़ में है। क्योंकि वो 18 भुजाओं वाली जो लकड़ी की मूर्ति थी, 18 भुजाओं वाली जो वो लकड़ी की मूर्ति थी, उसको कहाँ पर ले आए, उसको ले आए थे मेहरानगढ़। ठीक है। अब आरपीएससी ने इसका उत्तर जो माना, जो भी माना, मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या माना है आरपीएससी ने। आरपीएससी इसका उत्तर बाड़मेर माने तो भी गलत है, जोधपुर माने तो भी गलत है, क्योंकि भैया मंदिर तो दोनों ही जगह पे है। परंतु वो जो नामकरण हुआ है, वो नागनेची माता का जो नामकरण हुआ है ना, वो नामकरण इस नागना गांव की वजह से हुआ है। और नागना गांव कहाँ पर है, बाड़मेर है। अगर मुझे प्रीफर करना हो इसका उत्तर, तो मैं इसका उत्तर प्रीफर करूंगा बाड़मेर को। बाकी तो मैंने बता दिया कि मंदिर जोधपुर में भी है और मंदिर जो है वो बीकानेर में भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसकी की आप थोड़ा चेक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि बाड़मेर उत्तर माना गया है या जोधपुर माना गया है। आरपीएससी ने क्या उत्तर माना है, मैंने मेरी तरफ से इसका बता दिया है कि ये प्रश्न तो डिलीट होने के लायक है। ठीक है जी। चलिए आगे अगला प्रश्न है, चिले का टीला। चिले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? कौन सा दुर्ग है जिसका एक नाम जो है वो चिले का टीला दुर्ग भी है? ठीक है। तो चिले का टीला, इसमें लिखा हुआ है चिलाज टोला। ठीक है। और प्रीवियस नेम है कौन से फोर्ट का? जयगढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है और रणथंबोर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए चिले का टीला एक पहाड़ी का नाम है। चिले का टीला या चिले का टोला एक क्या है? एक पहाड़ी का नाम है। और इस पहाड़ी पर असल में 2 दुर्ग है। थोड़ा इसकी तलहटी में बना हुआ जो दुर्ग है वो तो है आमेर का किला, तलहटी में। और इसके शिखर पर जो बना दुर्ग है वो कौन सा है? वो है जयगढ़। जयगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये जयपुर में है, शहरी में। ठीक है, जयपुर शहरी के अंदर आ जाएगा। तो जयगढ़ और आमेर ये दोनों ही है, परंतु इसका सही जो उत्तर बनता है वो बनता है जयगढ़ का किला। पिछले कुछ पेपर्स में ये भी नाम आया था, मैं आपको थोड़ा और इसका क्लियर कर देता हूं वर्णन कि देखिए जयगढ़ का जो किला है, जो आप बता रहे हैं कि जयपुर में है, जयपुर में है। जयगढ़ के किले की खास बात या इसके नाम देखिए कि इसको संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है। इसे संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है। संकट मोचक इसलिए है कि इसकी जो नींव रखी गई थी वो नींव रखी थी मान सिंह प्रथम ने। और मान सिंह प्रथम ने इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी अपने परिवार को किसी संकट से बचाने के लिए, इसीलिए इसका एक नाम हो गया संकट मोचक दुर्ग। इसके अलावा इस दुर्ग का दूसरा जो नाम है वो चिले का टीला दुर्ग बोलते हैं। अब चिले का टीला दुर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पहाड़ी पे बना है जिसका नाम चिले का टीला है। इसको ईगल फोर्ट बोलते हैं। ईगल फोर्ट इसलिए बोला जाता है इसको, ईगल फोर्ट इसलिए बोला जाता है इसको कि ये जिस पहाड़ी पर बना है उसका नाम ईगल की पहाड़ी भी बोला गया है ना। एक पेपर में प्रश्न आया था कि ईगल की पहाड़ी, तो ईगल पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, इसलिए इसको ईगल फोर्ट भी बोला जाता है। चिले का टीला दुर्ग भी बोला जाता है। इसे संकट मोचक दुर्ग बोलते हैं। ये जयगढ़ जो है ये आपको याद रखना है कि यह कछवाहों का दफीना रहा है। कछवाहों का दफीना रहा है। दफीना मतलब यहां पर कछवाओं का खजाना रहा है। तो कछवा शासकों का खजाना होने के कारण जयगढ़ को क्या कहा जाता है? कछवाओं का दफीना कहा जाता है। नींव जो इसकी रखी थी, नींव रखी थी इसकी मान सिंह ने, परंतु अगर इसके निर्माण की बात आ जाए, निर्माण की, तो निर्माण आप बताएंगे इसका मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, जबकि इसका पुनः निर्माण या इसका जीर्णोद्धार करवाया गया वो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। तो देखो 3 राजाओं का, 3 शासकों का इसमें इंटरफेयर आया। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। आपको पूछा जाए जयगढ़ की नींव किसने रखी, तो उत्तर क्या होगा? मान सिंह ने, फर्स्ट ने। अगर आपको पूछा जाए निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने। आपको पूछा जाए इसका पुनः निर्माण किसने करवाया, तो सवाई जय सिंह ने। इस तरीके से इस दुर्ग के बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे। इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि कुछ इसके अंदर
इससे रिलेटेड कुछ दर्शनीय स्थल है, हम उन दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। जयगढ़ से संबंधित कुछ दर्शनीय स्थलों की हम बात करते हैं। दर्शनीय स्थलों में आपको याद रखना है कि इस दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थलों में आप याद रखेंगे कि इसके अंदर एक तोप डालने का कारखाना है। तोप डालने का एक कारखाना है। देखिए, इस कारखाने का निर्माण जो करवाया गया था ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और फिर इसमें एक तोप बनाई गई जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई है, जयबाण तोप। और इस जयबाण तोप का निर्माण जो हुआ ये सवाई जयसिंह के समय हुआ था। ध्यान रखना मित्रों, कारखाने का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के समय और जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह के समय हुआ। सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग के अंदर एक छोटा अंतः दुर्ग भी बनवाया था अपने भाई विजय सिंह को कैद करने के लिए, जिसे विजयगढ़ी कहा जाता है। इसे विजयगढ़ी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बुर्ज है जिसका नाम है दिया बुर्ज, दिया बुर्ज। और एक इसमें महल है जिसका नाम है लक्ष्मी विलास महल, या इसे लक्ष्मी निवास महल भी कहा जा सकता है। लक्ष्मी विलास या लक्ष्मी निवास महल आ जाए, दिया बुर्ज आ जाए, इसके अंदर दुर्ग है विजयगढ़ी वो आए, जयबाण तोप और तोप डालने का कारखाना, ये सब आप जयगढ़ में बताइएगा। पूरा जयगढ़ दुर्ग है ये आपने पढ़ लिया इसके अंदर, और चिल्ले का टीला दुर्ग इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है। तो बीकानेर की चित्रशैली से संबंध नहीं है वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि बीकानेर जो चित्रशैली है इसके आप याद रखें कि ये मुख्य रूप से ये चित्रशैली दो चीज़ों के लिए बड़ी फेमस है। एक तो है उस्ता कला के लिए, ये चित्रशैली उस्ता कला के लिए बड़ी फेमस है, जिसको हम मुनवती कला भी कहते हैं। मुनवती कला, मुनवती कला। तो उस्ता कला या मुनवती कला के लिए ये फेमस है बीकानेर। ऊंट की खाल पर सोने चांदी के रंगों का प्रयोग करके जब चित्रकारी की जाती है तो उसको हम बोलते हैं उस्ता कला। इस उस्ता कला को लेकर के लाहौर से लेकर के आए थे राय सिंह जी, और इसका सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ, इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय। राय सिंह जी लाहौर से कुछ कलाकारों को अपने साथ लाए थे, और उन कलाकारों में अली राजा भी हैं, हमीद भी हैं, अहमद भी हैं। इन कलाकारों को लाया गया। इसके अलावा आपको कुछ और कलाकार मैं नाम लिख देता हूँ। इसके अलावा अली राजा, हमीद, अहमद के अलावा ये सब के सब उस्ता कला से रिलेटेड है, और ये किसके काल में आए गए थे? राय सिंह के काल में। आपको ये भी ध्यान रखना है किसके काल में आए थे ये? राय सिंह के काल में लाहौर से इनको लाया गया था। इन कलाकारों में आपको याद रखना है कुछ और कलाकार हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और कलाकार थे, जैसे अली राजा आ गया, इसके अलावा हसन राजा, हसन राजा। एक आपको नाम याद रखना है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। तो ये जो पांच लोग आप देख रहे हैं, अली राजा, हमीद, अहमद और इसके अलावा हसन राजा और रुकनुद्दीन, इन लोगों को राय सिंह के समय ये लाया गया था। और इन लोगों को जब लाया गया, उस्ता कला से ये रिलेटेड है, मुनवती कला से। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा, पहले इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर बनेगा साहिब राम। तो कौन है साहिब राम? भाई साहिब राम जो है इसका संबंध तो जयपुर चित्रशैली से रहा है, जयपुर शैली से रहा है। तो जयपुर शैली में साहिब राम चित्रकार हुए हैं। आपने पढ़ा होगा कि जयपुर के अंदर पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं, जयपुर के अंदर पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं, और उन पोर्ट्रेट को बनाने का काम, पोर्ट्रेट को बनाने की शुरुआत किसने की थी? साहिब राम ने की थी। और पहला पोर्ट्रेट किसका बनाया गया था? ईश्वरी सिंह का। तो इस तरीके से मित्रों ये साहिब राम का संबंध बीकानेर शैली से तो नहीं है। साहिब राम का संबंध आप किससे बताएंगे? जयपुर शैली से। तो फिर बीकानेर शैली से कौन कौन से हैं? हसन राजा, रुकनुद्दीन, हमीद, अली राजा, अहमद। बीकानेर शैली के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन सकते हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं यहीं पर ही। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं बात करने जा रहा हूं, और आप इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे कि मुख्य मुख्य प्रश्न और कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि भी इसकी शुरुआत हुई राय सिंह के काल में, और राय सिंह के काल में जो प्रथम चित्रित ग्रंथ था उसका नाम था भागवत पुराण, भागवत पुराण। राय सिंह के समय पहला चित्रित ग्रंथ जो था उसका नाम था भागवत पुराण। और राय सिंह जी, जैसे मैंने कहा कि ये उस्ता कला की शुरुआत इन्होंने की, और उस्ता कला की शुरुआत की तो कलाकार जो है वो कहाँ से लाए थे? लाहौर से लाए थे। तो ये मूल बात है बीकानेर शैली की। इसका स्वर्णकाल जो है
बीकानेर शैली का स्वर्णकाल जो है ये किसका काल माना जाता है? तो आप बताएंगे अनूप सिंह का काल है। अनूप सिंह का काल जो है ये बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। अनूप सिंह के समय अनूप महल बनाया गया था और अनूप महल अपने भित्ति चित्रों के लिए और अपनी सुंदरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध है अनूप महल। ये बात है बीकानेर शैली की। और क्या बात है? बीकानेर शैली पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि पंजाबी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और इसके अतिरिक्त इस पर दक्षिण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पंजाबी शैली और दक्षिण शैली से प्रभावित जो चित्र शैली है राजस्थान की उसका नाम है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के जो चित्रकार होते हैं वो चित्रों पर अपना नाम लिखते थे। चित्रकार जो होते हैं इसके वो क्या करते हैं? चित्रों पर अपना नाम, अपने पिता का नाम और तिथि अंकित करते थे। तो अपना नाम, पिता का नाम, तिथि अंकित करते थे चित्रकार। कौन से चित्रकार? बीकानेर शैली वाले। इसके अतिरिक्त बीकानेर शैली में एक कला और होती है जिसको हम बोलते हैं मथेरन कला। तो चित्रकला में मथेरन कला आती है जिसके लिए कहते हैं कि बीकानेर का जैन मथेरन परिवार सिद्धस्त होता है इस कला के अंदर। ये मथेरन कला है जो चूने की पुताई दीवारों पे करके उस पर लोक देवी देवताओं के या लोक गाथाओं के जो नायक नायिकाएं होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनके चित्र बनाते हैं। इस कला को बोलते हैं मथेरन कला। तो मथेरन कला भी आ जाए तो बीकानेर की है। उस्ता कला आपको पूछा जाए तो भी बीकानेर की है। भागवत पुराण पहला चित्रित ग्रंथ है। चित्रकार नाम और पिता का नाम और तिथि अंकित करते हैं और बीकानेर शैली पंजाबी शैली और दक्षिण शैली से प्रभावित है। चलिए मित्रों, इस प्रश्न का तो उत्तर अपने को मिल गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और स्पीड से अपने इसको पढ़ रहे हैं, फटाफट इसको देख रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। हम आभूषणों पर पीछे कुछ वीडियो में भी बात कर चुके हैं, मैं बार बार रिपीट उसको नहीं करूंगा। ठीक है, आपको उसको देखने के लिए पीछे कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे, बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। पर आपको याद रखना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। भाई कान के आभूषण की बात की जा रही है, कान के, तो कान के आभूषण की बात की जाए तो कान में आएगा इसमें सुरलियां। देखिए मटरमाला जो है ये गले का आभूषण है, गले का है ना, गला या ऐसा था वक्ष स्थल। ठीक है, तो गले या वक्ष स्थल का आभूषण कौन सा है? मटरमाला है। तकिया जो आभूषण है ये आपको याद रखना है, ये तकिया आभूषण पैर से रिलेटेड है, पैर का आभूषण है तकिया। मुंदरी आ जाए, ये हाथ का है, हाथ का आभूषण है। तो इस तरीके से कुछ आभूषण आए तो आपको ध्यान रखना है। और मेन आपको क्या याद रखना है? सुरलियां। तो सुरलिया आभूषण आप किसका बताएंगे? सुरलिया आभूषण आप बताएंगे गले का है, सॉरी सुरलिया है कान का। सुरलिया आभूषण किसका बताएंगे? कान का। कान के बहुत सारे आभूषण है। कान के कुछ आभूषणों की अपन बात कर ही लेते हैं, जैसे अंगोटिया, सुरलियां अभी लिखा आया था, सुरलियां, बूजली, टोटी आ जाएगा। इसके अलावा जैसे ये नॉर्मल आप पढ़ते हैं कुंडल वगैरह, है ना, ये कुंडल वगैरह तो आपको नाम पता होगा। हाँ, तो कुंडल ये तो आपने सुना होगा। बाली वगैरह तो आप बता ही देंगे, बाली आ जाएगा, कांटा आ जाएगा। ठीक है, कांटा नाक में भी होता है, कान में भी होता है, और कान में बाली है, नाक में आ जाए बारी, है ना, बारी आपको नाक में करनी है क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। तो बारी आ जाए तो बारी आप कहाँ पर बताएंगे? नाक में, और बाली आ जाए तो कान में। इसके अलावा जैसे टॉपस, है ना, टॉपस आप नाम सुनते हैं, ये नॉर्मल है, आजकल बच्चे बोलते हैं ईयरिंग से याद रखना एरंग आ जाए। एरंग मतलब एरंग किसका शब्द हो गया? ईयरिंग का हो गया। तो एरंग आ जाए, एरंग पत्तो आ जाए, पीपल पत्तो आ जाए, एरंग पत्तो, पीपल पत्तो। एक चीज यहां रख लेना भाई दोस्तों, किसी भी नाम के साथ 99% ये चांस रहेगा, किसी भी नाम के साथ पत्तो पत्ती शब्द आ गया लगा हुआ, आप उसको कान का आभूषण कर देना। किसी भी नाम के साथ पत्तो या पत्ती शब्द आ गया, आप इसको किसका कर देना? आप कर देंगे इसको कान का आभूषण कर देंगे। इसके अलावा भूजली हो गया, एक कोकरू आभूषण होता है, एक आभूषण होता है कोकरू कान का ये वाला हिस्सा होता है, जो मिडल हिस्सा होता है बीच में इधर, है ना, ये वाला, इसको कोकरू बोलते हैं। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ साइड के अंदर गुरदास मान के गाने बड़े सुने जाते हैं, और गुरदास मान का एक गाना है कि कन्ना विचो कोकरू ते वाड़ियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वाड़ियां भी गईयां। तो वो जो कोकरू है वो कान का आभूषण है जिसकी बात गुरदास मान जी कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोकरू आभूषण है, कान का आभूषण है, ये याद रखना। अगोटिया, सुरलियां, भुजली, टोंटी, कुंडल, बाड़ी, कांटा, टॉपस, एरंग पत्तो, पीपल पत्तो, इस प्रकार के नाम कुछ आ गए तो इन नामों को आप बताएंगे कि ये किसके आभूषण है? सारे कान के आभूषण है, इनको याद रखना। इसके अलावा आजकल
आजकल तो आप ईयर रिंग बोल देते हैं तो काम चल जाता है ना, वो आपको अलग चीज़ें हैं, अलग आपको याद रखना है। ये बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संक्रिया नृत्य से संबंधित है। संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? एक नृत्य है संक्रिया, तो संक्रिया नृत्य जो है ये किससे संबंधित है? भाई संक्रिया नृत्य जो है ये कालबेलियों से रिलेटेड है। कालबेलिया समाज की महिलाएं जो है महिलाएं एक नृत्य करती है जिसका नाम है संक्रिया। संक्रिया एक युगल नृत्य है। वैसे संक्रिया एक युगल नृत्य है, आपको मैं बता देता हूँ। एक युगल नृत्य है, इसमें कालबेलिया महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और इसमें किसी प्रेम कथा का वर्णन जो है ये दिखाया जाता है। प्रेम कथा का वर्णन इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं संक्रिया। वैसे कालबेलियों के अन्य कौन कौन से और नृत्य हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि कालबेलियों के नृत्य कौन से हैं। आप सीधा इनके अंदर आप ऐसे ही बोल सकते हैं भी कालबेलियों के नृत्य में एक नृत्य आता है जिसका नाम कालबेलिया नृत्य ही है। असल में ये एक सपेरा जाति है, इसे सपेरा जाति बोलते हैं। सांप का खेल दिखाने का ये काम किया करते थे। सपेरा जाति है। जब इन्होंने नृत्य शुरू किया तो नृत्य का नाम हुआ कालबेलिया, और कालबेलिया नृत्य के कारण ही सपेरा जाति जो कि कालबेलिया नृत्य में निपुण है उनका नाम कालबेलिया हो गया, कास्ट का। ठीक है, वैसे इसका नाम ये सपेरा जाति है। तो इनका एक नृत्य होता है कालबेलिया, दूसरा जैसे आपके क्वेश्चन के अंदर आए संक्रिया, संक्रिया। तीसरा एक नृत्य होता है जिसका नाम है बागड़िया, बागड़िया। चौथा एक नृत्य है जिसका नाम है पनिहारी, चौथा एक नृत्य है जिसका नाम क्या है? पनिहारी, पनिहारी। और एक पांचवा नृत्य आप याद रखेंगे इंडोनी, पांचवा एक नृत्य है जिसका नाम क्या है? इंडोनी। तो पांचवा नृत्य है इंडोनी, और आपको याद रखना है चार, चौथे पे पनिहारी, पांचवा इंडोनी, बागड़िया, संक्रिया और कालबेलिया। ठीक है, ये पांच नृत्य आपको याद रखने हैं, और पांचों नृत्य कालबेलिया समाज से रिलेटेड है। इसकी प्रमुख नृत्यांगनाएं अगर हम देखे जाएं तो इनकी एक नृत्यांगना है गुलाबोबाई, और ये गुलाबोबाई वो नृत्यांगना है जिसने इस कला को, इस कालबेलिया नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाया है। कालबेलिया नृत्य को अगर आप देखेंगे 2010 के अंदर, 2010 में इस नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो अगर विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है तो भाई इस नृत्य को विकसित करने का, इसको डेवलप करने का सबसे बड़ा जो इंटरफेयर है, सबसे बड़ा जो हस्तक्षेप रहा है वो किसका रहा है? गुलाबोबाई का। तो गुलाबोबाई वो कलाकार है जिसने इसको विदेशों तक पहुंचाया। उसके अतिरिक्त इसमें आप पढ़ेंगे कंचन सपेरा, कंचन सपेरा एक नाम आता है, इसमें कमली एक नाम आ जाता है, राजकी। ये सब नृत्यांगनाएं आपको याद रखनी है किस नृत्य से रिलेटेड है? ये कालबेलिया। तो कालबेलिया पे प्रश्न आए तो आपको याद रखना है, नाम देख लीजिएगा, कालबेलिया, संक्रिया, बागड़िया, पनिहारी, इंडोनी है। और युगल नृत्य जैसे मैंने बताया, एक थोड़ा सा मैं यहाँ बता भी देता हूँ। संक्रिया जो है ये युगल है, बागड़िया महिला प्रधान है, इसके अलावा पनिहारी भी युगल है और इंडोनी भी युगल है। ठीक है, और कालबेलिया ये वाला जो है पहले वाला, ये महिला प्रधान है, महिला प्रधान है। तो कालबेलिया महिला प्रधान है, संक्रिया युगल है, बागड़िया महिला प्रधान है, पनिहारी युगल है और इंडोनी युगल है। इस तरीके से आप पूरा ये कंसेप्ट आप देखेंगे, ये पूरा कालबेलियों के नृत्यों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? नेमिनाथ बारहमासा ग्रंथ है, नेमिनाथ जी के बारे में ये वर्णन किया गया है, और नेमिनाथ जी के बारे में ये ग्रंथ है कि बारहमासा, बारहमासा के ऊपर ये वर्णन है। नेमिनाथ ग्रंथ के रचनाकार जो है वो कौन है? पलहन है, पलहन है। पलहन जो है एक राइटर हुए हैं जैन समाज के अंदर, जैन समाज से रिलेटेड बहुत सारी ग्रंथों की उन्होंने रचना की, और उनमें से एक कौन सा है? नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा का रचनाकार आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? पलहन है। परंतु नेमिनाथ सुमति गुनी जो है, इन्होंने भी नेमिनाथ के ऊपर एक ग्रंथ लिखा हुआ है, और इनके ग्रंथ का नाम है नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। नेमिनाथ जी के ऊपर एक ग्रंथ सुमति गुनी का भी लिखा हुआ है, इसको सुमति गुनी बोल देते हैं, इनको सुमति गुनी बोलते हैं। और सुमति गुनी जो है इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था नेमिनाथ जी के ऊपर, वो उसका नाम है नेमिनाथ रास। परंतु आपको पूछा जाए नेमिनाथ बारहमासा किसने लिखा, तो नेमिनाथ बारहमासा लिखा है पल्लन ने। दो और है, राजशेखर सूरी और जिंदस सूरी। देखिए राजशेखर सूरी जो है इन्होंने नेमिनाथ फागु लिखा, इनके ग्रंथ का नाम है नेमिनाथ फागु। फागु गीत जो होते हैं वो जैन समाज से रिलेटेड है, फाल्गुन के महीने में ये गाते हैं, जिसको हम चरचरी गीत भी बोल देते हैं, या चर्यापद के नाम से भी इनको जाना जाता है कई जगह पे। तो ये चर्यापद या चरचरी गीत है, ये नेमिनाथ फागु है। नेमिनाथ रास आ जाए तो सुमति गुनी का है, सुमति गुनी का है। राजशेखर ने जो लिखा वो नेमिनाथ फागु है। पलहन ने जो लिखा
वो नेमिनाथ बारहमासा है। और जिनदत्त सूरी, भाई जिनदत्त सूरी जो है इनका एक है उपदेश रसायन रास, ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, उपदेश रसायन रास, है ना। जिनदत्त सूरी का जो हुआ है प्रसिद्ध वो है उपदेश रसायन रास। तो इस तरीके से आपको कुछ ग्रंथ यहाँ पे मिले हुए हैं, जैन समाज से ये रिलेटेड है। 12 ग्रंथ उसको बोलते हैं जिसमें 12 महीनों का वर्णन होता है। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बीसलदेव रासो, है ना, बीसलदेव रासो में भी 12 का वर्णन है। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है उसके अंदर भी 12 का वर्णन देखने को मिलता है। तो 12 शैली पर कई रचनाएं हैं और जिनमें से एक है नेमिनाथ 12, ये पलहन की है, बाकियों के नाम मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय है। चारण चर्जाएं, इनको चर्जाएं भी बोल सकते हैं, इनको हम चिर्जा बोल देते हैं, है ना, चिर्जा, है ना। चिर्जा गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं। और वैसे तो इसमें ऑप्शन आ रहा है चौरजा लोकगीत है, परंतु असल में ये एक प्रकार से करणी माता की स्तुति है कि चारण समाज के लोग जब चर्चाएं करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये करणी माता की स्तुति है। करणी माता की स्तुतियों को जब पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं चारण चर्चाएं। चिर्जा लोक देवियों के गीत होते हैं, लोक देवियों के भजन होते हैं, असल में स्तुति की जाती है। लोक देवियों जो हमारे पूजनीय देवियां हैं उनकी हम जब पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, चिर्जा। वैसे आरपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा चिर्जा के बारे में, तो चिर्जा जो प्रश्न है ये रूढ़ कर दिया गया था जीन माता से रिलेटेड, क्योंकि उसमें प्रश्न आया था कि जीन माता के भजनों को क्या बोलते हैं, तो जीन माता के भजनों को भी चिर्जा बोलते हैं, ध्यान रखना है। जीन माता के भजनों को, नागनेची के भजनों को, इन सबको, आवड़ माता के भजनों को, सबको चिर्जा बोलते हैं। और चिर्जा लोक देवियों के भजनों को सबको ही बोलते हैं। पर जब आरपीएससी ने पूछा, एक बार प्रश्न पूछा कि चिर्जा भजन किसका है, उसका उत्तर मान लिया गया जिन माता, और सबसे लंबा चिर्जा भजन भी किसका है, जिन माता का है। परंतु यहाँ पर अगर हम करणी माता की बात करें तो करणी माता की स्तुतियों को भी चारण चर्चाओं के नाम से जानते हैं, क्योंकि चारण समाज के लोग इनके भक्त हैं, इनके पुजारी हैं, इनकी पूजा करने वाले हैं। उन लोगों, उन समाज में करणी माता की बहुत मान्यता है और स्वयं करणी माता का जन्म भी जो है वो चारण कुल, चारण परिवार में ही हुआ था। तो यहाँ पर आपको चिर्जा भजन या स्तुति होते हैं याद रखना है। चिर्जा जो होते हैं इनके दो रूप माने गए हैं चिर्जाओं के। एक को बोलते हैं हम सिंघाऊ या सिघाऊ। तो सिघाऊ जो है ये नॉर्मल स्तुति है। नॉर्मल अगर अपन भजन गा रहे हैं, माता जी की प्रशंसा में उनका कोई गुणगान कर रहे हैं, देवी की प्रशंसा में कुछ गुणगान करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिघाऊ, ठीक है। और एक होता है गिड़ाऊ या घड़ाऊ, इसको घड़ाऊ भी बोल देते हैं, और कई जगह पे मैंने पढ़ा तो इसको चिड़ाऊ या चढ़ाऊ भी बोल देते हैं। चढ़ाऊ, तो गड़ाऊ या चढ़ाऊ आ जाए, ये क्या होते हैं, ये किसी विपत्ति में गाए जाते हैं। जब कोई विपदा आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई रोग आ जाए, उस समय जब देवी को याद किया जाता है उस कष्ट निवारण के लिए, उस रोग के निवारण के लिए, तब तो गाते हैं गड़ाऊ या चढ़ाऊ। और अगर आ जाए सिंघाऊ तो ये नॉर्मली आप मान लीजिए भी खुश हैं, बढ़िया स्वस्थ हैं और बढ़िया जितना भी माता जी की कृपा है वो आप पर बनी हुई है, आप डेली रूटीन में माता जी को याद करने के लिए उनके जब भजन गाते हैं, चिर्जा गाते हैं, तब उसको बोलते हैं सिंघाऊ। और अगर आप किसी विपदा में आ गए हैं, किसी महामारी में, किसी रोग से आप ग्रसित हो गए हैं, या किसी प्रकार का अन्य कष्ट जो है आर्थिक या सामाजिक कोई कष्ट आ गया है, तो जब आप गाते हैं तो उसको बोलते हैं घड़ाऊ या चढ़ाऊ। तो घड़ाऊ चढ़ाऊ ये अलग रूप है, सिघाऊ अलग रूप है। ये चिर्जा के दो रूप होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि करणी माता, इसके अतिरिक्त नागनेची, आवड़ माता, है ना, और आपके जीण माता, सबके भजनों को लगभग क्या बोला जाता है, चिर्जा बोला जाता है या चर्जा बोला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो करणी माता की स्तुतियां हो जाएगा। और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए गागरोन का किला झालावाड़ में ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, है ना। झालावाड़ के अंदर ये गागरोन का किला है जो आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। आहू और काली सिंध के संगम पर ये गागरोन का किला बना हुआ है। एक जल दुर्गों की श्रेणी में इसको रखा जाता है। कपिल सरोवर की हम बात करें, कोलायत में है, जहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। और कपिल मुनि का जो मेला ये लगता है, ये कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। एक प्रश्न बड़ा आता है कोलायत से रिलेटेड, दीपदान। तो ये दीपदान जो महोत्सव है, एक दीपदान महोत्सव होता है, और ये दीपदान महोत्सव आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, दीपदान महोत्सव, ये कपिल सरोवर से रिलेटेड है। दीपदान महोत्सव अजमेर कोलायत में होता है, बीकानेर में, याद रखना है। दौलत बाग, भाई दौलत बाग तो अजमेर में है।
इसको आप लोग सुभाष उद्यान भी बोलते हैं, सुभाष उद्यान। जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था, दौलत बाग का। अजमेर में आना सागर झील से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आना सागर झील से जैसे आप बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ एक उद्यान बना है जहांगीर के द्वारा स्थापित, और उसको बोलते हैं हम सुभाष उद्यान या दौलत बाग। लालगढ़ किला जैसलमेर। देखिए वैसे तो लालगढ़ का किला ये नाम सुना ही नहीं है, असल में तो लालगढ़ फोर्ट नहीं होकर के लालगढ़ पैलेस है, लालगढ़ महल है। और लालगढ़ का ये जो महल है ये भाई जैसलमेर में नहीं है, लालगढ़ का महल जैसलमेर में नहीं है। लालगढ़ का जो महल है ये बीकानेर में है। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में, महाराजा लाल सिंह की याद में, महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लगभग 100 रूम्स है इसमें, 100 कमरों वाला ये महल है, और 100 कमरों वाले इस महल का नाम है लालगढ़ पैलेस। ठीक है, तो ये आपको उत्तर करना था। लालगढ़ किला भी लिख दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जैसलमेर में नहीं, आप इसका उत्तर बीकानेर बताइए। और दौलत बाग आज अजमेर है, कपिल सरोवर है, कोलायत है, गागरोन किला है, झालावाड़ है। बाकी ऑप्शन सारे सही थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है ही नहीं है, खत्म होने लगता है। ठीक है, तो 8 प्रश्न थे ये, इस तरीके से 8 प्रश्न थे, और इन 8 प्रश्नों पर हमने आज चर्चा की, बात की, और इन 8 प्रश्नों को हमने अच्छे से पढ़ा है। और 5 नंबर का ये वीडियो है, इससे पहले की 4 वीडियो हम और डाल चुके हैं। सभी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए। और तब तक के लिए अब अगली वीडियो का इंतज़ार आप कीजिएगा, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।